का अपना नया टॉपिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आखिरकार पोटेशियम डाइक्रोमेट होता क्या है, इसका यूज क्या है, ये एज अ इंडस्ट्रियल मेथड्स में किस तरह यूज किया जाता है, इसकी प्रिपरेशन मेथड क्या है, इसे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह किस तरह कार्य करता है, तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो आप हैं जेपी वर्ल्ड क्लासेस के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक एसिडिक प्रोडक्ट है या एक बेसिक प्रोडक्ट है, तो सिंपल से ये कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक एसिडिक प्रोडक्ट है, एसिडिक प्रोडक्ट है जिसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, चलो तो एक एसिडिक प्रोडक्ट है, ये अपने को क्लियर है। तो व्हाट आर एसिडिक प्रोडक्ट्स? एसिडिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? एसिडिक प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एज एसिडिक नेचर शो करते हैं। अब किस तरह से शो करते हैं, जस्ट हम इसकी प्रिपरेशन के बाद टॉपिक कवर करेंगे कि ये एज अ एसिड और एज बेस की तरह भी वर्क करता है, कौन से केस में दिखता है वो भी देखेंगे। तो पहला टॉपिक डाल लो इसी में, प्रिपरेशन, PEPRATION, प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, बट इसका एक लॉन्ग टर्म सा प्रोसेस है। कैसा? लॉन्ग टर्म सा प्रोसेस है। अपने को सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, एक क्रोमाइट और लेना पड़ेगा। तो एक मैं आयरन का क्रोमाइट और ले लेता हूं, जैसे FeCr2O4। ठीक है, ये क्या है, एक टाइप का क्रोमाइट और है। क्रोमाइट और किसका है? आयरन का क्रोमाइट और, सिंपल सा बोल सकते हो। इसकी रिएक्शन करा दो NaOH के साथ, यानी एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। किसकी प्रेजेंस में? इसको प्रेजेंस लेना है ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो होनी चाहिए। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रिएक्शन नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस लेना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन में अपने पास Na2Cr O4 मिल जाता है और उसके साथ साथ Fe और इसके साथ O3 और साथ में CO2 एडिशनल में। तो यहाँ तीन चीजें मिल जाती है। एक तो अपने पास सोडियम पर क्रोमेट। ठीक है, एक तो अपने पास दो टाइप के क्रोमेट्स होते हैं, एक तो डाइक्रोमेट होता है और एक होता है सिंगल क्रोमेट, तो उसे क्रोमेट पर क्रोमेट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डाई सोडियम पर क्रोमेट मिल जाएगा। ठीक, अब इसी वाले प्रोडक्ट को यानी सोडियम प्रोडक्ट को उठाओ क्रोमाइट और क्या, और उसकी फिर से रिएक्शन करा दो CrO4 और इसकी रिएक्शन इस बार H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना है। और सिंपल आप H2SO4 की जगह कई बार एग्जाम में H+ सिर्फ लिख के छोड़ देता है, तो दोनों टर्म को याद रखना। अगर H+ लिख के छोड़ा तो वो भी H2SO4 ही है। ठीक है, तो एडिशनल में मैं बॉक्स में H+ बनाए दे रहा हूं, तो आपको ध्यान रहे ताकि ये H+ से भी डोनेट किया जा सकता है। तो इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं तो ये अपने पास Na2Cr2O7 यानी सोडियम डाइक्रोमेट दे देता है। क्या दे देता है? सोडियम डाइक्रोमेट। अभी पास हमारे पास सिंगल क्रोमेट था, अब यहाँ पास क्रोमेट आयन कितने हैं? दो क्रोमेट के एटम मिल जा रहे हैं, तो अपने पास ये डाइक्रोमेट बन गया। यही तो अपने को चाहिए था, बट ये चाहिए किसके रिस्पेक्ट पे? पोटेशियम के रिस्पेक्ट पे, मतलब K के रिस्पेक्ट पे। ठीक है, और इसके साथ साथ एडिशनली Na+ के आयंस भी रिलीज होते हैं और साथ साथ में H2O भी रिलीज होता है। तो ये प्रोसेस को भी ध्यान रखना। ठीक, चलो अब नेक्स्ट प्रोसेस में Na2Cr2O7 यानी सोडियम डाइक्रोमेट को लेंगे और उसकी रिएक्शन KCl के साथ करा देंगे। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह बिहेव करता है। क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा और एडिशनल में अपने पास K2Cr2O7। आखिरकार अपने पास पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल गया और यही अपने को चाहिए था। तो चलो इसके फटाक से स्क्रीनशॉट हो जाए और आगे बढ़ जाते हैं। वीडियो तो एकदम मक्खन की तरह क्लियर है। ठीक, रिवीजन करा दूं क्या एक बार इसका फटाक से? चलो
तो एक बार रेड मार्कर उठाते हैं और सब कुछ गोचा गाची कर देते हैं। तो अब सबसे पहले हमने क्रोमाइट ओर लिया, एज आयरन का क्रोमाइट ओर लिया, उसका एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराया। और कई बार एग्जाम में एक चीज ध्यान रखना है, कैसे पूछ देता है कि इस पूरे प्रोसेस को लिखो, एक्सप्लेन करो, 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आ जाता है। तो आप सिंपल ये स्टेप्स लिख के छोड़ दोगे ना तो आपको 1 मार्क्स दे के छोड़ देगा वो भी। तो इसलिए ध्यान रखना, उसमें प्रोसेस एज अ प्रोसेस समझाना पड़ता है। क्या हमने क्रोमाइट ओर लिया, उसके एक स्ट्रॉन्ग या फिर एक एल्कलाइन के साथ रिएक्शन कराया O2 की प्रेजेंस में, तब अपने को मिला CN8CrO4, ठीक है, Na2CrO4 मिला, और उसके साथ साथ फेरिक ट्राइऑक्साइड मिला और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ये पूरे के पूरे रिएक्शन मिली। अब यहाँ पास हमने क्या लिया, पर क्रोमेट आयंस लिया, ठीक है, पर क्रोमेट्स या फिर सिंबल बोल सकते हो, सोडियम पर क्रोमेट लिया। अब उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कराया तो हमें अपने पास क्या मिल गया, सोडियम डाइक्रोमेट आयंस मिल गए, ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट्स मिल गए, उसके साथ Na के प्लस के आयंस मिल गया और H2O वाटर इसके साथ मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट हमने सोडियम डाइक्रोमेट लिया, उसकी KCl के साथ रिएक्शन कराया तो अपने पास एक सबसे पहले NaCl मिल गया। NaCl नहीं, सबसे पहले फर्स्ट प्रोडक्ट ये मिलता है, ठीक है ना। फर्स्ट प्रोडक्ट अगर जो अपना मेन प्रोडक्ट मिलता है उसे एज अ फर्स्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट ये मिलेगा और सेकंड बाय प्रोडक्ट एज अ NaCl मिलेगा। मैंने आगे पीछे लिख दिया है, तो आप एग्जाम में हमेशा K2Cr2O7 को पहले लिखना, फिर इसको लिखना, ठीक है ना। चलो, तो K2Cr2O7 मिल जाएगा, फिर NaCl मिल जाएगा। तो ये रहा पूरा का पूरा इसका रिवीजन। और बात कर लेते हैं प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक, यानी इसकी प्रिपरेशन के बाद इसकी मैंने पीएच की बात की थी, तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी डाल लो, प्रॉपर्टी पहला प्रॉपर्टी कौन सा बात कर रहे हैं, पहला प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं हम एसिडिक नेचर की, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी पीएच की बात कर लो, पीएच लिखो सबसे अच्छा, क्योंकि एसिड और बेस दोनों बात करेंगे तो एक सिंगल लिख दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक। तो पीएच की बात कर लेते हैं। तो ये सारे स्टेप्स को रब कर देता हूं क्योंकि अभी अभी अपने कोई काम के नहीं है। ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों का कोई काम नहीं है। आखिरी काम है तो ये इसका भी काम नहीं है, इसको भी रख कर दो, अपने को कुछ काम नहीं है इन सब प्रिपरेशन के प्रोडक्ट्स का। नेक्स्ट पीएच, आप देखो यहाँ पर दो कंडीशंस आती हैं। अगर ये जो अपने पास डाइक्रोमेट आयंस हैं या फिर बोल सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो एज एसिडिक की तरह भी बिहेव करेगा और बेस की तरह भी बिहेव करेगा, बट उसके एट अ टाइम दो कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो एसिडिक की तरह बिहेव करता है, ACIDIC एसिडिक नेचर शो करता है, ठीक है, तो एसिडिक नेचर जब वो शो करेगा तो वो ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज कलर, COLOUR कलर कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। और वो भी कौन सा रहेगा, वो भी CHROMAT डाइक्रोमेट के आयंस रहेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये तो पूरा पूरा मैंने कहानी लिखा दिया। अब इसका रिएक्शन लिख लो तो ज्यादा मजा आ जाए। रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन में कुछ नहीं रखा है। रिएक्शन में हम सबसे पहले लेते हैं CrO4 2-, ठीक, CrO4 लेते हैं, ठीक है, सिंपल, इसको ऐसा मत लो, K2 को हटा रहे हैं तो K2 की जगह अपन 2- लिखना जरूरी है, ठीक है। K2 की जगह हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, पोटेशियम को हटा दो, पोटेशियम की जगह हम उसकी जगह उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा अब मैं उसकी जगह ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी लिख दे रहा हूं, मतलब K2 हटा तो उसने क्या किया, आयंस को अपनी ओर खींच लिया, तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज चढ़ गए। तो K2 यहाँ 2 प्रेजेंट था तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया, तो यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज चढ़ा। आप इसकी किसके लिए बात करें, एसिड के लिए, मतलब H+ की प्रेजेंस में। तो ये क्या बना लेता है, Cr2O7 2- बना लेगा और एडिशनल में H2O बना लेगा, ठीक है, एडिशनल में H2O बना लेगा। एक तो ये हो जाएगा, और इसमें जो अपने पास प्रोडक्ट मिला यानी ये डाइक्रोमेट आयंस जो मिले वो ऑरेंज इन कलर रहेंगे। तो ये एक आ जाएगा किसके लिए, एसिडिक नेचर के लिए, ठीक है। जस्ट इसी के नीचे अब बेसिक के लिए भी समझ लेते हैं। बेसिक की कंडीशन में क्या होगा, बेसिक की कंडीशन में सेम टू सेम येलो प्रोडक्ट मिलेगा और वो भी क्रोमेट आयन, CHROMAT
टी क्रोमेट आयन से सेव रहेंगे, वो डाइक्रोमेट आयन नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। दिमाग में बिल्कुल भी मत बैठाना। क्यों नहीं बैठाना? क्योंकि रहेंगे ही नहीं तो क्या बैठाना है। ठीक, इस बार क्या लेंगे, Cr2O7 2- और उसकी OH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जस्ट अपने पास क्या मिल जाएगा, CrO4 2- मिल जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, क्रोमेट आयन है। अगर ये Cr2 होता तो ये डाइक्रोमेट आयन बन जाता। तो ये समझ आया, और उसके साथ साथ एडिशनल में H2O मिल जाएगा। तो ये एक हो जाएगी रिएक्शन, और एक दूसरा रिएक्शन जो हमने लिखा दिया। ठीक, तो दोनों ही केसेस में एसिड और बेस की कंडीशंस मैंने बता दी। एसिड रहेगा तो कब आएगा, जब एसिड रहेगा तो एसिड की कंडीशन तभी आएगी जब डाइक्रोमेट आयंस आएंगे। ठीक है, बेसिक की कंडीशन तब आएगी या फिर एल्कलाइन कंडीशन तब आएगी जब वो क्रोमेट आयंस में नेचर शो करेंगे। दोनों कंडीशंस क्लियर है? चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जब तक अपना झुलनी ठीक करता हूं। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। तो एसिडिक और बेसिक का कॉन्सेप्ट समझ के रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है कि एसिडिक कंडीशन कब आएगी या फिर बेसिक कंडीशन कब आएगी, या फिर शायद यही रिएक्शन ही दे देता है और बोलता है प्रोडक्ट बना के दे दो मेरे को, ऐसा टाइप का। तो जो भी रिएक्शंस आए आप फटाक से कर लोगे अगर आप यहाँ कंप्लीटली पढ़ के रिवीजन करते हो। तो आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, OXIDISING ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसका क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है भाई। ऐसा क्यों? ठीक है, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और जनरली क्रोमियम भी यहाँ एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, इसीलिए ऐसा इनकी जो रहेगी, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी भी इनकी अच्छी खासी रहती है। तो चलो बात कर लेते हैं इनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी से ही। एक ले लेते हैं Cr2O7 2-। ठीक है, एस बार बार ये क्रोमियम को नहीं, अरे पोटेशियम को नहीं एक्सप्लेन करेंगे, बार बार डाइक्रोमाइट आयंस को ही लेके बात करते हैं। ठीक है ना, जब रिएक्शन करते हैं तो अपन ये एग्जर्शन नहीं करते हैं कि दैट क्रोमियम प्रेजेंट है। ठीक है ना, उसको एज अ रिमूव करके ही हर बार रिएक्शन करते हैं। ये सारी रिएक्शंस की यही खास बात होती है, और थोड़ा आसान भी बना देता है रिएक्शन को। Cr2O7 2-। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये सल्फाइड को सल्फर में चेंज कर देता है भाई, इतना ज्यादा। H2S को आप इसकी किसके प्रेजेंस में, H+ आयंस की प्रेजेंस, मतलब एक एसिडिक नेचर की प्रेजेंस में एसिडिक बिहेवियर जब शो करेंगे तभी ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। चलो, तो H+ आयंस की प्रेजेंस में ये सिंपल Cr+3 बना लेगा। ठीक, और उसके साथ साथ क्या बना लेगा, उसके साथ साथ H2O बना लेगा, और उसके साथ साथ क्या बन जाएगा, ये सल्फाइड सल्फर में चेंज हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहां बिहेव किया। ठीक है, एक और एग्जांपल, ठीक है ना, एक आध दो एग्जांपल मैं करा देता हूं, एक आध दो एग्जांपल आपको एज अ होमवर्क की तरह दे दूंगा, तो आप कर लेना, ट्राई कर लेना। ठीक, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना उसका आंसर। Cr2O7, इसके बाद 2-, एक आयरन के लिए इसके लिए बात कर लेते हो तो Fe2+ को ये Fe3+ में चेंज कर देता है। तो ये सारी चीजें जो रिएक्शन साइड प्रोडक्ट साइड में रहेंगी वो सारी चीजें सेम रहेंगी, जैसे H2O हो गया, बट ये आखिरी वाला प्रोडक्ट ना ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, Fe+3 हो जाएगा। समझ आए? एक और आप ले लो, आयोडीन के लिए लिख लो। मैं इसे ऐसा पूरा कंप्लीट नहीं करूंगा, आप इसका कंप्लीट कर लेना। ठीक है ना, ये O7 2-, ये आयोडीन माइनस और H+ की प्रेजेंस में क्या रिएक्शन शो करेगा, इसका आपको आंसर देना है। ठीक, एक और रिएक्शन लिख लो, क्या, Cr2O7 2- प्लस NO2- और इसके साथ साथ H+ की आयंस की प्रेजेंस में ये क्या रिएक्शन, क्या प्रोडक्ट गिव करेगा। तो कंप्लीट इसको फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट लेके ट्राई कर लो, फिर तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। चलो ठीक, अब हो गया स्क्रीनशॉट लेके, तो तुरंत मैं भी बता देता हूँ इसका आंसर। ये सारे में सेम टू सेम रहेगा, मतलब Cr+
+3 एक केस उसे मिल जाएगा, दूसरा H2O भी मिल जाएगा। ये अब आखिरी वाला जो रहेगा वो आयोडीन मतलब I2 में चेंज हो जाएगा। एक तो ये आ जाएगा, नीचे वाले में भी सेम टू सेम यही प्रोडक्ट आएगा, बस NO2 की बता दे रहा हूँ, मतलब नाइट्रेट किस में चेंज हो जाएगा, सॉरी नाइट्राइट किस में चेंज हो जाएगा, नाइट्रेट में चेंज होगा, NO3-। ठीक, तो ये इसको एडिशनल में लिख लेना, इसका आंसर जो चेक कर लिए, वेरी गुड। और अगर आपको ऐसी और कुछ क्वेश्चन चाहिए होंगे तो जरूर हमें कांटेक्ट करें हमारे कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए ये हो गया, एक इसका स्क्रीनशॉट हो जाए, तुरंत आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सबसे आखिर में देख लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि एसिडिक कैरेक्टर को पता करने के लिए इस्तेमाल की जाती है पोटेशियम डाइक्रोमेट की। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी ये शो करते हैं, तो उसको आखिरी में देख लेंगे, ठीक है ना। एक स्मॉल सा रिएक्शन है, जाते जाते देख लेंगे। उससे पहले इसकी स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर चलो, तो एक तो पहले तो क्या किसका देख लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट दिया है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर देखना है तो उसका भी स्ट्रक्चर देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। क्या दिया है, K2Cr2O7, ठीक है। तो ये Cr क्या आ जाएगा, एज अ Cr इस तरह से आ जाएगा, ठीक। सिंपल सा O O O O O ओ ओ ओ ओ ओ ओ इस तरह से, ठीक है। जस्ट प्लाई ये इधर ये आ जाएगा 2-। ये किसके लिए बनाया मैंने, ये मैंने बनाया डाइक्रोमाइट आयंस के लिए। एक तो ये केस के लिए एग्जाम में पूछता है, ठीक है। K2Cr2O7 के लिए केस में एक सिंगल क्रोमाइट आयन के लिए पूछता है और एक पूछता है डाइक्रोमाइट। ये किसके लिए, इसको आखिरी में देख लेंगे, इसका फॉर्मूला। सबसे पहले ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इसको IMP चाहे लिख लो या जो भी चाहे। ये क्या है, ये अपना देता है क्रोमाइट, CHAROMATE क्रोमेट आयंस का डायग्राम। अब इसके लिए भी सेम टू सेम, एक O और एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, और ये बन जाएगा आपका डाइक्रोमेट, ठीक है। डाइक्रोमेट आयन, CHROMATE डाइक्रोमेट आयंस का डायग्राम। तो ये दोनों डायग्राम को नोट करो और तीसरा स्टार्ट करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का, फिर आखिरी में हो गया। चल यहाँ पास, अरे एक चीज लिखना भूल गया था, CR लिख लेना, ठीक। तो ये दो टोक स्ट्रक्चर आ जाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक सो। तो आप इन दोनों को फुल्ली कवर कर लेना भाई, ठीक है, बाद में प्रॉब्लम ना जाए, ठीक। ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल करीब करीब 126 का होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक। तो ये हो गया, स्ट्रक्चर की बात कर लिया अब हमने। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक जो आखिरी प्रॉपर्टी मेरे को बताना था, क्या, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टॉपिक डाल देते हैं, VOLUMETRIC वॉल्यूमेट्रिक ANYLISIS एनालिसिस। व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी सिंपल नाम से समझो, वॉल्यूम, ठीक, मतलब एक टाइप का ये एनालिटिक प्रोसेस है या फिर एनालिटिक मेथड है जिसमें हम किसी भी कंपाउंड या फिर किसी भी कंपाउंड बोलो या फिर किसी भी मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम के थ्रू उसकी एनालिसिस करते हैं, ये समझा के चलो। तो हम भी यहाँ सिंपल K2Cr2O7 यानी हम C4 रिएक्शन के बेसिस पे जब लेते हैं तो Cr2O7 2- ही लेके चलेंगे, तो इसका वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे। तो सिंपल इसकी रिएक्शन H+ के साथ करा दो और इलेक्ट्रॉन की, हाँ कोई भी रिएक्शन अभी तक जो मैंने की है वो बैलेंस नहीं की है, बैलेंस करना आपका काम है, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा बैलेंस करोगे एग्जाम में बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने से मार्क्स मिलते हैं, ठीक। तो चलिए यार, एक प्लस पॉइंट आपके लिए यही था कि इसीलिए मैं बैलेंसिंग आपको करके नहीं देता, कम से कम बैलेंसिंग का तो काम आप करो, ठीक। तो ये सिंपल सा मेरा बना लेगा Cr+3 और उसके साथ साथ H2O, और यही आ जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का, नहीं डाइक्रोमेट का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक।
तो यही एक टॉपिक था जो मैं बोल रहा था आखिरी में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपको समझना जरूरी है, क्योंकि एज यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिंगल हम इलेक्ट्रॉन्स की लूज करते हैं इससे, ठीक है ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की लूज करते हैं वॉल्यूम की एनालिसिस करने के लिए, किसी भी कंपाउंड की वॉल्यूम के एनालिसिस करने के लिए H+ आयंस के साथ रिलीज करते हैं, एज ये एक एसिडिक प्रोडक्ट है तो H+ आयंस के साथ, और एज इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ लॉस कराते हैं, और अपने को सिंपल मालूम चलता है इसकी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भैया Cr+3 है। ओहो चलो ठीक है, तो ये हो गया टॉपिक। बस पोटेशियम डाइक्रोमेट में आई थिंक सो हमारे कोर्स में सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे जिसको मैंने एज पॉसिबल वेज में समझाने की कोशिश की है। इससे रिलेटेड जस्ट क्वेश्चंस इसके टॉपिक के बाद हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।